हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज नेक्स्ट पेपर तीसरा पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। ये आपका पेपर आईडी आपका Q0010 ये पेपर आईडी है। तो इस पेपर का मैं आपको पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। कह रहा है कि 2.649 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास दिया हुआ है इसका 40, आर डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालना है आपको, ठीक है। तो मोलरिटी निकालना है, तो इसमें मोलरिटी बोला है, हिंदी में ये आपको मोलरिटी बोल रहा है, तो आपको मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी हम लोग निकाल दे रहे हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश में मोलरिटी में दिया हुआ, लेकिन हिंदी में यहाँ इंग्लिश में मोललता बोल रहा है। तो जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ एमएल में बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोलरिटी ही होगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ ग्राम दिया होता तो आप समझ जाते कि मोलल्टा का बात हो रहा है। तो यहाँ पे एमएल में दिया है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, एमएल में दिया है तो इसका मतलब आपको आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये मोलरिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ आप मोलरिटी निकालेंगे, तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या हिंदी में पूछ रहा है कि 2.469 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला गया है, विलयन को 100 मिली के फ्लास्क में, मिली क्यूब के फ्लास्क में तैयार किया गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं पहले यहाँ निकाल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट आपको कितना दिया हुआ है, वेट आपको दिया है 2.469, ठीक है, अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये किसकी बात कर रहे हैं, NaOH की बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ये इसका 23 होता है, इसका ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल कितना दिया है 40। आपको डायरेक्ट उसमें बोल दिया है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 40 दिया है, तो यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम आपको कितना दिया है, वॉल्यूम आपको दिया 100 ml दिया है, तो 100 ml दिया है, तो 100 ml को आप चेंज करेंगे लीटर में, लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/1000 हो जाएगा। बस वही करके आपको फार्मूले पे रख देना है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू 2.469/40 अपान आपको दिया है 100 ml, 100/1000, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये इसके साथ चला आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.469 इंटू 100/40 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या 1000 है, यहाँ पे 1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, तो ये 2469 आ जाएगा, 2469 बटे ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जब 2469 और 4000 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0
615 ये क्या है आपका यम है, ठीक है। चाहे यम लिख लीजिए या मोल पर लीटर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किस में दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं और वॉल्यूम किस में लीटर में है, तो इसको आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा मोलरिटी। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, इसको पहले नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। नोट हो गया है, मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, 1 का बी क्वेश्चन है। Fe इन K3FeCN6 इसका निकालना है। तो इसको जिसका हमको निकालना है उसको x सपोज कर लेंगे, तो ये K3 क्या हो जाएगा 3 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस Cn का -1 होता है, तो -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसमें गलत दिया हुआ क्वेश्चन Cu5 प्लस NO3 माइनस S प्लस दिया, Cu2 प्लस NO प्लस 5 प्लस H2O दिया। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 5 H2O होना चाहिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, तो वो कंफर्म नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बहुत तेज़ी से। नोट हो गया, मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर उसके बाद व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp एंड Kc ये तो मैं बहुत पहले से ही आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ ऑफ मास एक्शन भी है। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन जान लेते हैं और रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन हेडिंग डाल देंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको किसने दिया था, दो वैज्ञानिक थे, गोल्डबर्ग और वागे, गोल्डबर्ग एंड वागे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to the product of concentration, product of concentration of reactant
टू द पावर ऑफ their stoichiometric कोफिशिएंट। ठीक है, ये डिफिनीशन पहले आप लिखेंगे। आपसे जब पूछा जाएगा तो आप इतना लिख के छोड़ के नहीं आएंगे, आप या इसको आगे इसके बारे में जो इसका ये जो कहना चाह रहा है डिफिनीशन, उसको यहाँ आपको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, और केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री को केमिस्ट्री लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। थियरी बहुत ज़्यादा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलता है। थियरी पोर्शन में थियरी लिखेंगे समझ में आता है, केमिस्ट्री में आप लिखिए। केमिस्ट्री का मतलब आप उसको रिएक्शन में करके समझाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात किया तो हम लोग कोई रिएक्शन लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। कोई ये रिएक्शन है और ये सब किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में सब हैं। ठीक है, अब जैसे ये RF है, ये जो इधर के लिए करेंगे तो वो फॉरवर्ड केस के लिए हो जाएगा, तो इसको हम लोग RF लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। और इधर से इस साइड से इससे इधर से इधर आएंगे तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, RB। तो हमको क्या लिखना है पहले यहाँ RF के लिए, तो RF इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे, RF इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर B। ऐसे ही इधर के लिए RB के लिए लिखेंगे, RB इक्वल्स टू RB प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D। अब यहाँ देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आप हटाते हैं तो क्या आता है, कोई एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जो है इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड के लिए कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड के लिए कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, RF इक्वल्स टू KF कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ A पावर A एक्टिव मास ऑफ B पावर B। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, RB इक्वल्स टू KB एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों ये RB इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, RF और RB बराबर होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है, RF किसके बराबर हो जाएगा, RB, RF बराबर RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये बराबर हो जाएगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए KF एक्टिव मास ऑफ A पावर A एक्टिव मास ऑफ B पावर B इक्वल्स टू KB एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D। ठीक है, ये हो गया। अब KF अपान KB, KF अपान KB कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ C पावर C एक्टिव मास ऑफ D पावर D अपान एक्टिव मास ऑफ A पावर A एक्टिव मास ऑफ B पावर B। ठीक है, अब ये जो KF अपान KB का रेशियो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KC बोलते हैं, KC बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको पहले आप इतना नोट कर लीजिए, या इसी के आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा KC, KC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C
पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। देखिए ये कंसंट्रेशन तभी बोलेंगे जब यहाँ केसी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। जब यहाँ केसी आ जाएगा तब वहाँ आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। तो ये इतना आपको जब आपसे पूछा जाएगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आप इतना लिख के आएंगे। अगर इतना नहीं लिखेंगे तो वही जैसे अगर 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप पूरा लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन चल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जितना भी आपको कराया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन यही है। ठीक है, इस सेशन में आप अगर रहेंगे तो आपको समझ लीजिए इस पेपर से आपको कुछ ना कुछ मिल के पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, केपी और केसी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, इसको रिलेशन लिखने से पहले आप इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन आपका क्या था, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया था। इक्वेशन क्या, एक रिएक्शन लिया था। रिएक्शन आपकी क्या थी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस वाली रिएक्शन में क्या करना, पहले अभी हमने वहाँ केसी के फॉर्म में लिखा था ना, तो केसी के फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखना है, फिर केपी के फॉर्म में लिखना है। तो केसी के फॉर्म में आपका हो जाएगा केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। या इसी केसी का एक दूसरा फॉर्म होता है, आप कंसंट्रेशन को सी से डिनोट करते हैं तो सी करके कर देंगे। तो ये सी कैपिटल सी, यहाँ देखिए ये सी और इस सी में अंतर है। ये सी आप देखिए, इसका सी का नोटेशन इसीलिए डिफरेंट बना रहा हूँ क्योंकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये सी हमारा कंसंट्रेशन है और ये सी आपका रिएक्शन वाला रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये सी के पावर सी इंटू सी डी के पावर स्मॉल डी अपान सी ए के पावर स्मॉल ए सी बी के पावर स्मॉल बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया है, चाहे आप सेकंड लिखिए या इसी को 1 स्टार कर दीजिए, 1 स्टार। ठीक है, केपी के फॉर्म में हमको लिखना हुआ तो क्या करेंगे, केपी के फॉर्म में पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी। ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीबी बराबर एनआरटी होता है, तो बस वहीं से आप लिख दीजिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीबी बराबर एनआरटी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन बाई वी इक्वल्स टू पी अपान आर टी। ठीक है, एन बाई वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी अपान आर टी। इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं एन बाई वी मोल पर वॉल्यूम। मोल पर वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये मोल पर वॉल्यूम का मतलब आपका कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, सी से, चाहे आप सी से लिखिए, सी इक्वल्स टू पी अपान
आर टी हो जाएगा। ठीक है, पी अपान आर टी हो गया। अब यहाँ क्या करना है, आप चाहे इसी को पी अपान आर टी की जगह पे आप यहाँ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। ठीक है, पी इक्वल्स टू सी आर टी हो जाएगा। तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, क्योंकि इसका ये दो मेथड से होता है। एक बार यहाँ से आप पी अपान आर टी सी की वैल्यू इसमें रख देंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में किसी में रख देंगे, वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। और एक क्या कर सकते हैं, इसी p की वैल्यू क्या कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, p की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो दोनों से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये p इक्वल्स टू सी आर टी हो गया। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी p इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के पी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पी सी, पी लिखा हुआ है तो यहाँ पी की जगह पे क्या करना है, सी आर टी लिखना है। और यहाँ देखिए पी, यहाँ ये सी लिखा हुआ है, रिएक्शन के लिए देखना है। तो यहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ सी सी आर टी, जैसे ये लिखा हुआ है ना सी सी आर टी, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, सी 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 आर टी पावर सी सी डी आर टी पावर डी अपान सी ए आर टी पावर स्मॉल ए सी बी आर टी स्मॉल पावर स्मॉल बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के पी इक्वल्स टू सी सी आर टी की पावर सी का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी सी आर टी। इसमें देखिए आर टी आप कॉमन ले लीजिए। आर टी कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि आप केवल आर टी कॉमन ले रहे हैं। आर टी कॉमन लेने का मतलब ये है पावर भी कॉमन लिया जाएगा। यहाँ आर टी के साथ पावर भी जाएगा, इस आर टी के साथ ये पावर जाएगा। आप गलती से इसको काटने मत लगिएगा, आर टी कैंसिल कर दीजिए, गलत हो जाएगा क्योंकि पावर सेम नहीं है। जब पावर सेम रहती है तभी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इन पावर सी इंटू सी डी पावर डी अपान सी ए पावर ए इंटू सी बी पावर बी इंटू आर टी की पावर। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ इसका पावर सी है, इसका पावर डी है, तो सी इंटू डी आर टी का वो करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा, सी प्लस डी हो गया अपान आर टी की पावर ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी, देखिए अगर इस आर टी को हम लोग ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अभी उसको छोड़िए, पहले यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये कहीं आपको नज़र आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, के सी है, ये वैल्यू आपका के सी है। तो यहाँ पे आप लिखिए के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी को ये ऊपर ले जाएंगे तो ये आगे माइनस आ जाएगा, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के सी इंटू, अब ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये देखिए ये सब जो आपके ये सी लिखे हुए हैं ये सब गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, के पी इक्वल्स टू के सी, आर टी की पावर ये क्या दिया है, जो ये आपका दिया हुआ है इसको आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या दिया हुआ है, तो आपका जो प्रोडक्ट में से इसको रिएक्टेंट को माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपको, इसको डेल्टा एन लिख सकते हैं, डेल्टा एन या डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। एन जी, जी फार आपका गैसियस है तो इसलिए हम लोग डेल्टा एन जी यहाँ पे लिख रहे हैं, आर टी की पावर डेल्टा एन जी।
फिर यहाँ पे देखिए, अब ये रिलेशन आपका आ गया है, ठीक है। अब इसमें Kp क्या है, Kc क्या है, R क्या है, T क्या है, डेल्टा Ng क्या है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। Kp यहाँ आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही Kc क्या हो जाएगा, Kc फिर उसके बाद R, फिर T, फिर उसके बाद Kc आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ कॉन्क लिख के मैं पावर n लगा दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन। ऐसे R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, और T आपका क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। और जो ये डेल्टा Ng आपका है, डेल्टा Ng यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा Ng क्या है आपका, डेल्टा Ng ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आप इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो इतना आपको प्रूव करने में लिखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपकी किस्मत चमक सकती है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसी का न्यूमेरिकल है, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा आपसे, कह रहा PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन एंड हैविंग कंसंट्रेशन 1.59, और यम के लिए PCl5 दिया हुआ है, ये PCl3 का दिया है 1.59 यम Cl2 एंड 1.14 यम PCl5 का दिया हुआ है। कह रहा कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन, Kc निकालना है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ Kc निकालना तो आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, Kc पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं PCl5 की, PCl3 प्लस Cl2, ये सब गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब सबकी वैल्यू दी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन कितना दिया है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ये दिया है आपको 1.41, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 ये आपको दिया है 1.59। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ये आपको दिया है 1.59। तो ये कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट है ये क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो मैं ऐसे कंसंट्रेशन नहीं लिखा हूँ कि कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, मैं ब्रैकेट में लिख दिया इसको, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो Kc इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको प्रेशर, अगर यहाँ पे ये दिया, अगर आपको Kp दिया होता तब टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस रहता, इसीलिए यहाँ पे इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं टेम्परेचर का यूज ही नहीं होगा इसी फार्मूले में। जब आपको Kp दिया होता तब आप लोग वो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n
पुट करके वहाँ से आप निकालते, तब वहाँ पे आपको टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता। यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसीलिए उसको आप देख के परेशान मत होइएगा कि ये टेम्परेचर क्यों दे दिया है। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1.59 इंटू 1.59 अपान 1.41। ठीक है, तो ये KC इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा ये 2.5281 2.5281 अपान 1.41। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1.792 1.792। अब यूनिट यहाँ से देख लीजिए, डेल्टा NG से ही आप यूनिट निकालेंगे। तो डेल्टा NG यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ। डेल्टा NG इक्वल्स टू 1 + 1 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 1 और ये 1, तो यहाँ प्रोडक्ट में कितना है 1 + 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा NG 1 है। इसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर के पावर 1, मोल पर लीटर के पावर 1 हो गया, तो इसका मतलब मोल पर लीटर हुआ। तो ये KC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.792 मोल पर लीटर। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में आप छोड़ के ये मत आइएगा कि यूनिट आप छोड़ दीजिए। यूनिट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सोचिए उसके बारे में कि क्या हो सकता है, या मैंने इतनी बार बताया है तो यूनिट आपको रट गया होगा। इतनी बार बता दिया हूँ, आपको रट गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कह रहा है कैलकुलेट EMF। इसका मतलब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आना फिक्स है, बिना इसके पेपर नहीं बनने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। हम लोगों से पूछ रहा है कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ 0.1 m, फिर उसके बाद Fe2+ से ये Fe2+ 0.01 दिया है, 0.01 m से Fe दिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है क्रोमियम E0 क्रोमियम 3+ से क्रोमियम की वैल्यू दिया है -0.75, और दूसरा आपको दिया है E0 Fe2+ से Fe दिया है, Fe2+ से Fe दिया है, तो ये क्या है -0.45। ठीक है, ये बोल्ट दिया हुआ है, ये भी बोल्ट में है। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले बोला है कि इसकी रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद आपको क्या करना है, EMF निकालना है। तो EMF निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके लिख दे रहा हूँ क्या हमको निकालना है, EMF क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है, इसकी आपको रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन इसकी होगी 2Cr + Fe3+। फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्रोमियम 3+। यहाँ देखिए एक बार 2Cr + Fe3+, फिर यहाँ देखिए Fe3+ नहीं, यहाँ होगा 2Fe, Fe3+। ठीक है, 2Cr + 2Fe3+, ये बनाएगा क्या, यहाँ पे ये उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ Fe2+ बना रहा है ना, 3Fe2+। यहाँ पे देखिए ये 2+ बना रहा है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए Fe2+ बना रहा है और यहाँ क्या है, अब यहाँ पे क्या है 3Fe2+ है
और यहाँ क्रोमियम 3+ है, तो क्रोमियम 3+ के लिए यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना, केवल यही नहीं कि सब कुछ बैलेंस करना है आपको। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Cr हो जाएगा, 2Cr3+। और यहाँ देखिए, यहाँ इसका ये हो गया, और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा Fe, यहाँ 3Fe। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमियम 3+ जा रहा है, Fe2+ से Fe जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपको लिखना है, यहाँ क्रोमियम से क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, Fe3+ से Fe2+ से ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने, आपका जो N की वैल्यू आती थी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो यहाँ 2+ है, तो 3 2 6, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं। तो N = क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, इसी रिएक्शन के बेसिस पे अभी आगे पहले E0 सेल निकालेंगे, फिर EMF सेल निकालेंगे। तो E0 सेल पहले हम लोग निकाल लेते हैं। E0 सेल = E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। तो ये E0 कैथोड क्या है आपका, E0 कैथोड आपको दिया हुआ है -0.045 माइनस E0 एनोड, एनोड में क्या दिया हुआ है देखिए, एनोड की जगह पे यहाँ पे -0.75, तो ये -0.75 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे इसके बाद एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, कैथोड के जगह पे आप लिख सकते हैं E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ठीक है। एक स्टेप और लिखने के बाद इसको लिखिए, ये क्या हो गया, -0.45, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.75 ये हो गया। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 0.30 आ जाएगा, 0.30 वोल्ट आ जाएगा ना। अरे 75 में से 45 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.30 वोल्ट। E0 सेल आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना अभी EMF सेल। तो EMF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं है, जैसे केल्विन वगैरह कुछ दिया रहता है, टेम्परेचर दिया रहता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे दूसरा फार्मूला E0 E सेल E0 सेल माइनस, फिर उसके बाद 2.303 RT/NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये लिखते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया, जब टेम्परेचर दिया रहेगा तभी आपको लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर नहीं दिया, आप डायरेक्ट लिखिए E सेल E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। लिखिए जल्दी से। ये आपका कौन सा फ्रॉम नस्ट इक्वेशन है, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E सेल E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्रोमियम का हो रहा है, तो यहाँ क्रोमियम का जो दिया हुआ है कंसंट्रेशन उसको लिखेंगे, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का कंसंट्रेशन जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ E सेल क्या हो जाएगा, E सेल E0 सेल आपको आया था आपका 0.30 माइनस 0.0591 अपान यहाँ 6 हो जाएगा लॉग, यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन कितने का हो रहा है यहाँ। और एक चीज़ और देखिएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन लिख दिया है, इसके बाद पहले हम लोग लिख लें यहाँ कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ अभी इस रिएक्शन से आप ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसके हिसाब से यहाँ आप पुट करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये समझने की बात है
नहीं समझ के लिखेंगे तो गलत करके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसके पहले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो आप यहाँ पावर में 3 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रिडक्शन की जगह पे आप पावर में 3 लिखेंगे और ऑक्सीडेशन की जगह पे पावर में यहाँ 2 लिखेंगे। तो जब आप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका क्रोमियम 3+ की पावर 2 अपान Fe2+ की पावर 3 ये लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, तो जहाँ जो है उसके हिसाब से पावर चला जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किस में जाता था, पावर में जाता था। तो ये क्या हो गया 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 लॉग। अब यहाँ देखिए क्रोमियम 3+ का क्या है 0.1, तो ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 0.01 का क्यूब हो जाएगा। अब ये 0.01 का स्क्वायर और 0.01 का क्यूब हो जाएगा। इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। इसको नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया है, मिटाएं? देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.30 माइनस 0.0591 अपान 6 इंटू लॉग। अब इसका 0.1 का स्क्वायर करोगे ये 10 की पावर माइनस, अगर इसको हम लोग -1 लिखें तो ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपान 10 की पावर -2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.30 0.0591/6 लॉग। अब 10 की पावर -2 है, यहाँ पे आ रहा है 10 की पावर -2। यहाँ देखिए -2 हो गया और यहाँ -6 हो गया। लॉग 10 की पावर -2 और अपान 10 की पावर -6। तो इसको अगर हम लोग 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +6 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं 0.30 माइनस 0.0591/6 लॉग। अब यहाँ 10 की पावर देखिए -2 और 10 की पावर ये -6 है, तो ये ऊपर गया 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये +6 हो जाएगा, +6 में से -2 करेंगे तो ये 10 की पावर 4। और ये क्या हो जाएगा लॉग m के पावर n, ये क्या हो जाता है लॉग m के पावर m, ये क्या कहाँ जाता है n log m हो जाता है। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा आगे चला आएगा और ये log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0.30 माइनस 0.0591/6 4 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 0.30 माइनस 0.0591/6 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको घटा देंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपका, पहले इसको ऐसे काट सकते हैं, देखिए इसको 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.30 माइनस 2 9 दूनी 18
और ये 5 दूनी 10, 11, ठीक है। 0.82/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.30 माइनस, तो ये कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 0.03, 3 त्रिक का 9, और ये कितना बच गया आपका, 2 बचा, 3 9 27, फिर इसके बाद 28 बचा, 3 चौके 12। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे तो ये ई नॉट ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू हो जाएगा पहले यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ बचेगा आपका 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 नहीं, यहाँ आपका 6 बचेगा, और ये बचेगा आपका 2। तो ये क्या हो जाएगा 0.2606, चाहे 2606 या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.26 वोल्ट। ये ई सेल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ई सेल यहाँ से आपका ये आ गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि ये रिएक्शन जो अभी इसी की रिएक्शन कराया था क्रोमियम का, क्रोमियम और Fe का, वो रिएक्शन की वजह से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है कि रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप रिएक्शन उसको लिख के 2-3 बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर गलती से आ गया पेपर में तो आप फिर वहाँ रोना धोना मत स्टार्ट करिएगा कि नहीं सर ये कैसे होगा, तो वहाँ पे कोई टीचर हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप बस यही सोचेंगे या फिर रूम में बैठ के बस वही पंखे, ये कितने पंखे हैं, कितना बल्ब लगा, यही सब करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ना करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छा करके आइए। मैं चाहता हूँ कि आप 50 पे आइए, 50 में से 50 आपको मिले, सभी लोगों को मिले, बस आप पढ़ के जाइए ढंग से, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका उससे है, जो आपको वाटर ट्रीटमेंट का एल्केनिटी बताया था ना, तो वो एल्केनिटी से है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद उसको भी बता दे रहे हैं, बहुत तेज़ से नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ EBT एंड बोल रहा है डाई सोडियम साल्ट ऑफ EUTA लिखा हुआ है, ये गलत है। EUTA नहीं होता, EDTA होता है, ठीक है। आप यहाँ अगर आपको गलत दिख रहा है तो आप पीछे जाके देखिए हिंदी में EDTA सही लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको EDTA का स्ट्रक्चर और EBT का स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ EDTA का स्ट्रक्चर और EBT का स्ट्रक्चर। EBT के स्ट्रक्चर में क्या करना है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार पूछ रहा है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से बेंजीन रिंग बनाइए, फिर इसके बाद यहाँ एक बेंजीन रिंग और बना दीजिए। इस तरह अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, 3 ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए, अल्टरनेट में लगाइएगा, चाहे आप इस वाले में लगा देंगे तीनों बॉन्ड या इस वाले में, दोनों सही है। नहीं आप सोचिए कि सर ने कॉपी में तो कहीं और बताया था, ऊपर बताया था, तो गलत नहीं है, दोनों सही है। यहाँ ऊपर NO2 लगा दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए, SO3 माइनस Na+, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ इस पोजीशन से देखेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दीजिए, यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन पे OH, और यहाँ क्या कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, EBT का स्ट्रक्चर है।
इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। इसके बाद आपसे बोल रहा है डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA। डाई सोडियम साल्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी इसके पहले वाले पेपर में भी कराया था, ठीक है। CH2 2 CH2 लिखिए, फिर उसके बाद एक N से ऐड करिए, ठीक है। इधर एक N, इधर एक N, फिर एक CH2 और लगाइए, इधर एक यहाँ लगाइए, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर COONA, फिर यहाँ क्या करिए COOH, फिर यहाँ पे क्या करिए CH2 COOH कर दीजिए, और यहाँ क्या कर दीजिए पहले CH2 लिखिए, फिर उसके बाद COONA लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डाई सोडियम साल्ट, डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA, ठीक है। डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA हो गया। इसके बाद आप